उस हादसे को बीते एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन रीमा की कोई खबर नहीं थी। दीप्ति ने सोचा आज जाकर रीमा से मिल आती हूँ। सुबह 10 बजे ही वो रीमा के घर पहुँच गई थी। आओ बेटा, तुम ही समझाना अब इसको। अजीबो गरीब आदत पाल रखी है इसने, मेरी तो सुनती ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है। मेरी बेटी को जाकर तुम देखो। कहते हुए आंटी ने दीप्ति को रीमा के कमरे में भेजा। आंटी की बात सुनकर दीप्ति हैरान सी होकर रीमा के कमरे में घुसी। कमरे के अंदर का नजारा देखकर दीप्ति सन्न रह गई थी। रीमा ने सुर्ख लाल लिपस्टिक, वो भी बेढंग से पोत रखी थी। तेल लगाकर कसकर बंधे हुए बाल और शायद भोजपुरी भाषा में आईने की ओर देखकर कुछ बड़बड़ाती हुई रीमा लग ही नहीं रहा था ये वही फैशनेबल रीमा गुप्ता है जिसका स्टाइल स्टेटमेंट सबको दीवाना बना देता है। भोजपुरी में उसका बुदबुदाना दीप्ति को सबसे ज्यादा विचलित कर रहा था। रीमा, ये क्या हाल बना रखा है यार। चल अपना हुलिया ठीक कर, फिर आंटी के हाथ से चाय पीते हैं। कहते हुए दीप्ति ने रीमा के कंधे पर हाथ रख दिया। काहे आई हो यहाँ? रीमा ने आंखें तरेर कर दीप्ति की ओर देखा और उसका हाथ झटक कर उसे धक्का दे मारा। दीप्ति दूर जा गिरी, लेकिन उसके चीखने की आवाज से सुधा आंटी और रीमा का भाई विनीत वहां पहुंच गए। क्या हुआ बेटा? इससे पहले कि दीप्ति कुछ बोलती, रीमा ने फिर से अपनी कड़कती आवाज में कहा, चली जाओ यहाँ से। जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी चली जाओ। रीमा की गरजती आवाज सुनकर तीनों गिरते पड़ते वहां से बाहर निकल आए। रोते हुए सुधा जी बोली, ये क्या हो गया है मेरी बच्ची को? पिछले 2-3 दिन से परेशान थी, बार बार बोल रही थी मम्मी, वो फिर से आ गई। वो यही है, मुझे देख रही है, हंस रही है, अपने पास बुला रही है। मुझे लगा बच्ची है, डर गई है, इसीलिए मैंने उसके तकिए के नीचे चाकू रख दिया था। फिर 2 दिन सामान्य रही, कल से ऐसे श्रृंगार किए घूम रही है और आज। आंटी की सिसकियां बंद रही थी। मुझे कुछ समझ आ रहा है कि रीमा को क्या हुआ है। इसके बाद दीप्ति आंटी जी को 1 हफ्ते पहले की पूरी घटना बताने लगती है। पिछले सप्ताह दोपहर 2 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रीमा खड़ी थी। मुझसे मंदिर तक चलने की जिद करने लगी। मैंने काफी मना किया कि इतनी गर्मी और दोपहर में मेरी मम्मी नहीं जाने देगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और वो मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। आपको तो पता ही है कि मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता बड़ा सुनसान है। जब हम उस संकरी गली के पास पहुँचे तो पहले मैं गली में दाखिल हुई। मेरे पीछे रीमा भी सुस्त चाल से चल रही थी। गली के अंदर मुझे सामने से एक औरत साड़ी पहने नजर आई। मैंने रीमा को पीछे मुड़कर बाहर निकलने का इशारा किया और बाहर आकर उस औरत के निकलने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उस गली में एक बार में एक ही व्यक्ति निकल पाता है। 2 मिनट के बाद भी जब वो औरत बाहर नहीं निकली तो हम फिर से गली में दाखिल हुए। अब की बार रीमा आगे आगे चली और मैं उसके पीछे। ठीक बीचों बीच पहुँचने पर रीमा को भी कोई सामने से आता दिखाई दिया। मुश्किल से 20 कदम की लंबाई वाली गली को पार करने के लिए हम दोनों फिर बाहर लौट आए। इस बार भी कोई बाहर नहीं आया। रीमा ने भी वही साड़ी वाली औरत को सामने से आते देखा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया तो हम दोनों एक बार फिर गली में घुस गए। इस बार हमें गली में कोई दिखाई नहीं दिया तो हम जल्दी ही गली पार करके मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के सामने वाले बंगले की ऊपर की मंजिल पर फिर से रीमा को वही पीली साड़ी वाली औरत दिखाई पड़ी। देख यही थी जो गली में घूम रही थी। कहाँ? कौन? तेरा दिमाग ठीक है? मैं उसे घसीटते हुए वहाँ से ले आई। रीमा को मेरा यूं मंदिर के सामने से खींचकर ले आना थोड़ा खटक सा रहा था। क्यों खींच लाई ऐसे, जैसे मैंने तुझे भूत दिखा दिया हो? मैं सच बोल रही हूँ यार, यही थी जो गली में दिखी थी। तूने भी इसे ही देखा था ना? लेकिन ये इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुँच गई? रीमा कोई नहीं था वहाँ। ज्यादा दिमाग मत चला। ऐसे कैसे नहीं था? मैंने खुद देखा, तुझे भी तो दिखाया ना। संकरी गली पार करते ही रीमा को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। मुझे कोहनी मारकर उसने कहा, देख हमारे पीछे पीछे ही तो आ रही है। पूछ लूं क्या कि कहाँ गायब हो गई थी तब बार बार गली से? मुझे तो जैसे कांटों तो खून नहीं वाली स्थिति थी। रीमा की बात सुनकर मेरा खून जम रहा था और चेहरा सफेद पड़ गया था। रीमा बिना मुड़े चुपचाप, चल यहाँ से, घर पहुंचकर सारी बात बताती हूँ। लेकिन यार, उसके बाद रीमा का हाथ पकड़कर मैं तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंच गई।
घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं डर से कांप रही थी और रीमा हैरान परेशान थी, मेरा हाथ थामे खड़ी थी। मेरी और रीमा की ऐसी हालत देख मेरी मम्मी घबरा गई। मम्मी ने हैरान परेशान होकर रीमा की ओर देखा तो बाकी की कहानी रीमा ने कह सुनाई। ये क्या बोल रही हो बेटा रीमा? जिस बंगले की तू बात कर रही है वो तो 2 साल पहले ही बंद पड़ा है। उस घर में रहने वाली महिला ने आत्महत्या कर ली थी, तब से वो घर बंद है। तुम लोग इतनी दोपहर में बिना पूछे बाहर गई हो, क्यों? मम्मी सर पकड़कर बैठ गई थी। इधर सारा सच सुनकर रीमा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसके बाद मेरा भाई जाकर रीमा को अपने घर छोड़ आया था। आज अचानक मुझे रीमा का ख्याल आया तो मैं उससे मिलने चली गई। तो क्या रीमा पर किसी प्रेत का साया है? रीमा की मम्मी से दीप्ति ने हकलाते हुए पूछा। भगवान ही जाने बेटा, लेकिन इसके हाव भाव देखकर यही लगता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दीप्ति के मम्मी पापा भी कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। आपस में बातचीत करके निष्कर्ष निकाला गया कि रीमा को पहाड़ी वाले बाबा के पास ले जाया जाए। रीमा के पापा जैसे ही दरवाजे से भीतर दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि कमरा एकदम खाली पड़ा है। दौड़ते हुए वो बाहर आए। अरे, कमरा तो खाली पड़ा है, रीमा कहाँ गायब हो गई? पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। जरूर रीमा दूसरे दरवाजे से निकलकर बाहर गई होगी। सभी लोग लपककर बाहर की ओर भागे। बाहर सड़क पर पूछताछ करने पर पता चला कि रीमा को मंदिर वाले बंगले की तरफ जाते देखा गया था। सभी लोग बंगले के सामने पहुंच गए थे। बेरंग, बदहार और चारों ओर से झाड़ियों और लताओं से लदा वो बंगला झिंगुर और जंगली कीड़ों की सांय सांय करती आवाजों से और भी भूतिया लग रहा था। बाहरी चार दीवारी पार करके अंदर की ओर बढ़े तो उनकी आंखें हैरत से फटी रह गई। बंगले का मुख्य द्वार टूटा पड़ा था। तभी बगल के कमरे से रीमा की कुछ गुर्राती हुई सी आवाज सुनाई पड़ी। नजर घुमाकर रीमा की तरफ देखा तो उनका कलेजा फट पड़ा। रीमा दीवार पर कुछ उकेर रही थी, कुछ अस्पष्ट सा किंतु भयानक। उसका चेहरा भी बेहद डरावना लग रहा था। आंखें चढ़ी हुई और सलवार को घुटनों तक ऊपर खोसे हुए। लग रहा था कि रीमा के भेष में कोई और ही है। रीमा के पापा की डर की खिड़की बंद गई और वे उल्टे पांव बाहर लौट आए। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही उसे कुर्सी से बांधना शुरू किया तो वो बेतहाशा चीखने लगी और एक ही झटके में सबको उठाकर दूर पटक दिया। सभी ने एक बार फिर से अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और उसे कुर्सी समेत ही बांध दिया गया। अब इस हालत में उसे पहाड़ी तक ले जाना बहुत कठिन था। बहुत मेहनत करने के बाद बाबा बंगले तक आने को तैयार हुए। एक 17 साल की लड़की में न जाने कहां से इतना बल आ गया था कि वो 6-6 लोगों को अकेले ही धकेल दे रही थी। बाबा ने जैसे ही रीमा को देखा वो सारा मांजरा समझ गए। बाबा ने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर कुछ मंत्र पढ़े और रीमा की ओर एक फूंक मारी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रीमा के सिर पर रखा, उसने अपनी लाल सुर्ख भयानक आंखें खोल दी। बाबा को देखकर वो फिर से गुर्राने लगी।